आज हम बात करेंगे डिलीवरी की प्रक्रिया के बारे में। जैसे सबसे आम जो को एक समस्या का सामना हम करते हैं, वह है सीज़ेरियन सेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि किसी का पहला बच्चा सीज़ेरियन सेक्शन से हुआ है और अगली यानी दूसरी प्रेगनेंसी के समय हम अक्सर यह सवाल सुनते हैं, मेरा पहला बच्चा सीज़ेरियन से हुआ था, क्या दूसरे बच्चे के लिए भी सीज़ेरियन करना ज़रूरी है? या नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की जा सकती है? लेकिन यह जो सवाल है, क्या कहते हैं, इसे हमें बहुत गहराई से देखना पड़ता है कि जैसे अगर किसी का पहला बच्चा उनके सीज़ेरियन से हुआ है, तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि दीपम, उसका पहला सीज़ेरियन क्यों हुआ था? उसका कारण क्या था? क्या उसका कोई वैध कारण था या किसी और वजह से हुआ था? और किसी और वजह से मेरा मतलब है कि अक्सर पहली बार जब महिलाएँ गर्भधारण करती हैं, वो तो उनके मन में कई तरह के डर और चिंता होते हैं। वे कई बार नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहती, ऐसे में कई बार वे डॉक्टर पर दबाव डालती हैं और खुद ही सीज़ेरियन करवा लेती हैं। इसे हम ऑन डिमांड सीज़ेरियन कहते हैं, यानी मरीज़ ने खुद डिमांड किया, इसीलिए हमने सीज़ेरियन कर दिया। अगर ऐसा कोई कारण हो, तो बाद में जो उनकी प्रेगनेंसी होती है, उसमें नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है या नहीं, इसका फैसला हम ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कई बातें हैं, जैसे अगर पहले बच्चे का सीज़ेरियन सेफालोपेल्विक डिसप्रपोर्शन के कारण हुआ हो। सेफालोपेल्विक डिसप्रपोर्शन का मतलब है कि बच्चे का सिर और माँ की कमर की हड्डी, जिसे हम बर्थ कैनाल कहते हैं, उनके बीच अगर अनुपात में गड़बड़ी के कारण सीज़ेरियन हुआ हो, तो बाद में नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं होती। फिर कुछ और बातें हैं, जैसे ब्रिज प्रेजेंटेशन यानी बच्चा उल्टा होना। आमतौर पर बच्चे का सिर नीचे होता है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि बच्चे का सिर ऊपर की ओर है। ऐसे में पोजीशन या प्रेजेंटेशन का मामला होता है। जब यह स्थिति सही नहीं होती, तो सिजेरियन करना पड़ता है। लेकिन बाद में अगर बच्चे का सिर सही जगह पर हो, तो नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है। फिर कुछ बातें होती हैं, जैसे डिलीवरी के बाद का समय कैसा था, जैसे सिजेरियन के बाद उसे संक्रमण हुआ था या खून बहा था या दूसरी बार कोई संक्रमण हुआ था। अगर ऐसा कुछ हुआ हो, तो भी बाद में नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करने से पहले हमें कुछ बातें देखनी चाहिए। फिर और भी बातें हैं, जैसे कॉर्ड प्रोलैप्स या बच्चा आड़ा तिरछा होना। फिर जब कोई लेबर में होती है, यानी डिलीवरी की प्रक्रिया में है, अचानक बच्चे की तकलीफ शुरू हो जाती है, जैसे फिटल हार्ट बहुत बढ़ जाता है, बच्चे की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर को सिजेरियन का फैसला लेना पड़ता है। यह उस बच्चे के लिए होता है जिसे मुझे आधे घंटे या 15 मिनट के अंदर बाहर निकालना होता है। हो सकता है कि डिलीवरी में और 2 घंटे लगे, लेकिन उन 2 घंटों में बच्चा शायद वह तनाव सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए कई बार सिजेरियन कर दिया जाता है। यहाँ सिजेरियन करने का कारण बच्चे की भलाई होती है। तो हमें इस तरह देखना होता है कि पहले जो सिजेरियन सेक्शन हुआ था, वह किस वजह से हुआ था। हर मरीज और हर डॉक्टर के लिए यह अलग-अलग हो सकता है। मरीज और डॉक्टर दोनों के बीच सही समझ होना चाहिए कि वह क्यों हुआ था। इस मामले में मरीज को भी डॉक्टर को सारी सही जानकारी देनी चाहिए कि क्या-क्या हुआ था। अगर कोई बात छुपाई जाती है या बताई नहीं जाती, तो इससे समस्या हो सकती है। यहाँ नुकसान अगर होता है, तो वह नुकसान मरीज का ही होगा। ऐसे में मरीजों को डॉक्टर के साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए। उनका पहला सिजेरियन सेक्शन क्यों हुआ था, खबितावा यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। इन सभी बातों का विश्लेषण करने के बाद और भी कुछ जांचें होती हैं, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए हम अक्सर डिलीवरी के अंतिम समय में देखते हैं कि यूटेरस की उस जगह की स्थिति कैसी है। स्टार का मतलब है कि पहले जो चीरा लगाया गया था, उस जगह की मजबूती कितनी है। जो लोग अल्ट्रासोनोग्राफी अच्छी तरह से करते हैं और जिनके पास अच्छा उपकरण है, वे यह माप बहुत अच्छे से और सटीकता के साथ दे सकते हैं कि उस जगह की मजबूती कितनी है। अगर उस जगह की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो डॉक्टर सामान्य डिलीवरी का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन नानी डी, तो यहाँ बहुत सारी बातें हैं। आप समझ सकते हैं कि इसमें कई पहलू काम करते हैं और इन सभी बातों को खुलकर चर्चा करनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि पहले जो सिजेरियन का टांका था, उसकी स्थिति कैसी है। हाँ, अगर वह स्ट्रेंथ अच्छी हो तो कई बार देखा गया है कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जो दर्द होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रेन कंस्ट्रक्शन, यानी जब बहुत तेज दबाव पड़ता है और बच्चा बाहर निकलने के लिए गर्भाशय पर बहुत जोर पड़ता है, उस समय अगर टांके की जगह मजबूत नहीं है, तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। इसे हम ट्रेन रप्चर कहते हैं और अगर यह रप्चर हो जाए, तो उस दिन अगर मैं 5 मिनट के अंदर बच्चे को बाहर नहीं निकाल पाता,
तो यह बहुत गंभीर स्थिति बन जाती है। मुझे बच्चा या माँ किसी एक को खोना पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस रक्तस्राव में बहुत ज़्यादा खून बहता है, लेकिन यह बाहर नहीं बल्कि पेट के अंदर होता है, और जैसे ही वह टांका खुल जाता है या एपिस तैयार हो जाता है, तभी माँ और बच्चे के बीच जो एक सौ कम्युनिकेशन रहता है वह भी टूट जाता है। हम उसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, जिससे बच्चा खाना पाता है, वह कनेक्शन भी टूट जाता है। और जब कनेक्शन टूट जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई जो हमें हर पल चाहिए, हम हर पल सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वह भी बंद हो जाती है। अब सोचिए, अगर किसी की 5 मिनट तक ऑक्सीजन बंद हो जाए तो उसकी क्या हालत होगी। लेकिन इसमें जो अंदर बच्चा है, उस बच्चे के लिए हमें कई बार उम्मीद छोड़नी पड़ती है। इसी वजह से अगर किसी का पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ हो और बाद में उसकी बहुत इच्छा हो, बहुत ज़्यादा इच्छा हो नॉर्मल डिलीवरी करने की, यहाँ एक बात बता दूँ, नॉर्मल डिलीवरी एक ऐसी डिलीवरी प्रक्रिया है जिसमें हम कहते हैं कि 80% प्रयास मरीज का ही होता है, 20% डॉक्टर का प्रयास होता है। मरीज का प्रयास ये है कि उसका मनोबल बना रहना चाहिए। कई बार हम देखते हैं, ऐसा भी देखा है कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान वह कहती रही कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करूँगी, नॉर्मल डिलीवरी करूँगी, लेकिन जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी का जो दर्द है, वह दर्द शुरू होता है, थोड़े से दर्द में ही वह इतनी परेशान हो जाती है कि वह नॉर्मल डिलीवरी का जो फैसला लिया था, उस पर टिक नहीं पाती। तब कई बार माँ के डिस्ट्रेस की वजह से, माँ के रवैये की वजह से और मरीज़ के साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं, उनके रवैये की वजह से, उस रवैये को पार करके उस प्रेगनेंसी को नॉर्मल डिलीवरी कराना हमारे लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ माँ का मनोबल, माँ की कोशिश और साथ में जो लोग होंगे, पति, सास, ससुर, उनका भी एक बड़ा सपोर्ट ज़रूरी है। इसलिए जिनका पहले सीज़ेरियन सेक्शन हुआ है, उनके साथ ये बातें खुलकर पहले ही कर लेनी चाहिए। अगर रप्चर हो जाए और 5 मिनट के अंदर बच्चा न निकले तो बच्चा मर सकता है, या माँ को बहुत ज़्यादा खून चढ़ाना पड़ सकता है, या माँ को भी कोई समस्या हो सकती है। इन समस्याओं के बारे में दोनों पक्षों के बीच पूरी तरह से खुलकर बात होनी चाहिए। बात करने के बाद इस प्रेगनेंसी या डिलीवरी में जो रिस्क हैं, उन रिस्क को लिखित रूप में दोनों अगर बैठकर साइन कर दें और कोई नॉर्मल डिलीवरी के लिए राज़ी हो तो नॉर्मल डिलीवरी की जाती है। हम ये सारी बातें मरीज़ को खुलकर बताते हैं। कई बार बहुत सी समस्याएं सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में केवल डॉक्टर को ही दोष न दिया जाए, बल्कि मरीज़ और उसके परिवार को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। यह अच्छा है कि जो महिलाएं पहली बार प्रेगनेंसी ले रही हैं, वे अगर पहली प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रयास करें, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी हमारे लिए संकेतक होती है कि आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होगा या नहीं। तो ऐसे में पहली बार माँ बनने वालों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी, मैं उन्हें अनुरोध करूँगी कि आपके जो डॉक्टर हैं, उनके साथ खुलकर बात करें और जानें कि आपके बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए कई सहायक व्यायाम और कई नीतियाँ में हैं। ये नीतियाँ अपने डॉक्टर से ज़रूर जान लें। अगर आप डॉक्टर की सलाह मानकर पहली डिलीवरी नॉर्मल करवा सकें, तो इंशाअल्लाह आगे की डिलीवरी भी अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। और जिनका पहला बच्चा किसी कारणवश या अनचाहे तरीके से सिजेरियन हो गया है, उनके लिए मैंने अब तक जो बातें कही हैं, चूंकि यह थोड़ा जोखिम भरा है, एक बार सिजेरियन सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी करवाना जोखिम भरा होता है। यह महत्वपूर्ण मामला है। ऐसे मामलों में मरीज के परिवार और डॉक्टर को मिलकर जोखिम और लाभ का आकलन करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की ओर जाना चाहते हैं तो डॉक्टर की सहमति से ही नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। सभी स्वस्थ रहें।